नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जीडीपी का जॉब कनेक्शन, इसमें आपका स्वागत है। और आज इस खास शो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद के जो नंबर आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों पर जोरदार चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट आई है जीडीपी के आंकड़ों में। अप्रैल और जून तिमाही के आंकड़ों में गिरावट की आशंका बिल्कुल पहले भी जताई गई थी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो लिहाजा जीडीपी गिरना था। लेकिन जीडीपी में इतनी गिरावट आएगी, इस बात की संभावना शायद नहीं जताई गई थी। लिहाजा अब सवाल यह खड़ा होता है कि जीडीपी के इन आंकड़ों में इतनी भारी गिरावट का हमारी आपकी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आमतौर पर जब आप जीडीपी का नंबर सुनते होंगे तो आपको डर लगने लगता होगा कि भारी भरकम आंकड़ा होगा, इकोनॉमिक्स की बात होगी, तो इससे दूरी रहो। इसीलिए आज हमने इस शो को चुना है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये समझाया जाए कि जीडीपी गिरने का आखिर मतलब होता क्या है, हमारी आपकी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमारी आपकी नौकरी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमारी आपके बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और जो कंज्यूमर हैं, जो सामान खरीदने जाते हैं, उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी को बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि -23.9 ये आंकड़ा जरा आप याद रखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ये जीडीपी का आंकड़ा है अप्रैल जून तिमाही का। इतनी गिरावट का आखिर मतलब क्या है, इस पर डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने लोगों की सेहत के साथ साथ देश की इकोनॉमी की सेहत भी बिगाड़ कर रख दी है। कोरोना काल में आए जीडीपी के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, जो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गिरकर -23.9% तक पहुंच गए हैं। जीडीपी में शामिल कुल 8 सेक्टर्स में से सिर्फ एग्रीकल्चर ही इकलौता ऐसा सेक्टर रहा जिसमें बढ़त देखी गई। बाकी के सभी 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 सेक्टर्स में से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही, जबकि माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट रही। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ में -50.2% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर का ग्रोथ -47%, गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने इस तिमाही खराब प्रदर्शन किया है। जीडीपी के ये आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च, निजी निवेश और निर्यात भी कम हुआ है। जीडीपी में गिरावट की वजह क्या है और इन आंकड़ों का एक आम नागरिक पर कितना असर पड़ने वाला है, ये बताएंगे आपको। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है और इसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्यों कहा जाता है। एक साल के अंदर देश में बनाए जा रहे सभी सामान और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमी की हालत को दिखाती है। इन आंकड़ों से देश की तरक्की किस तरह हो रही है, इसका पता चलता है। भारत में ये आंकड़े हर क्वार्टर जारी किए जाते हैं, यानी साल में 4 बार। जीडीपी का आकलन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए किया जाता है। इकोनॉमी के साथ साथ देश के हर आम नागरिक पर भी जीडीपी के आंकड़ों का गहरा असर पड़ता है। जीडीपी के बढ़ने का मतलब होता है कि देश आर्थिक मोर्चों पर अच्छा काम कर रहा है, यानी देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो इसे देश और लोगों के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। देश की जीडीपी निकालने के लिए कई सेक्टर्स के ग्रोथ को कवर किया जाता है, लेकिन अभी तक इसमें असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, जिससे पटरी दुकानदार, रेहड़ी ठेले वाले और मजदूरों की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना और लॉकडाउन ने इसी सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।
जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की माने तो लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाने वालों की संख्या 1,89,00,000 तक पहुंच गई है। जुलाई के महीने में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी गई। मई में 1 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। अप्रैल के महीने में 1,77,00,000 लोगों की नौकरी लॉकडाउन ने खा ली। हालांकि जून में 39 लाख लोगों को उनकी नौकरी वापस भी मिल गई। CMIE के मुताबिक नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति खराब हुई है। बता दें कि भारत में करीब 21% लोग नौकरी पेशा हैं, जिन पर कोरोना की मार सबसे अधिक पड़ी है। लॉकडाउन में कामकाज ठप होने से सरकार को GDP गिरने का अंदाजा पहले से ही था। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि आगे इकोनॉमी में रिकवरी तय है। देश के आर्थिक हालत को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में V शेप की रिकवरी दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, हमने आपको डिटेल में इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आखिर GDP होती क्या है और इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं जिनका योगदान इसमें होता है। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं अजय बग्गा साहब, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। और हमारे साथ विदिशा गांगुली हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट CII की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा पहला सवाल प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपसे होगा सर, क्योंकि GDP के जब आंकड़े आते हैं तो आमतौर पर लोगों को बड़ा नीरस लगता है कि ये GDP के भारी भरकम आंकड़े, और वो अगर आपको इंपैक्ट भी कर जाए, लोगों के ऊपर असर भी छोड़ जाए, फिर भी लोग उसकी बात नहीं करते हैं आमतौर पे। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट आई है GDP के आंकड़ों में। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर ये है क्या, इतनी गिरावट जो आई है इसका क्या असर पड़ेगा। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो GDP के आंकड़ों में इतनी भारी भरकम गिरावट आई है, इससे आम आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि अप्रैल से जून में इतना गिरावट हो चुकी है। तो गिरावट होने का मतलब है कि आपकी आमदनी कम हो गई, आपका जो कंजम्पशन है वो कम हो गया, जो रोजगार था वो कम हो गया, और जो गरीब आदमी है, जो आपने कहा असंगठित क्षेत्र का आंकड़े तो इसमें आए ही नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि अगर असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 45% उत्पादन होता है, उसमें से कृषि को 14% को निकाल दें, तो बाकी 31% तो करीब करीब जो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो वहाँ पे जो रोज़गार मिलता है, और मेरा मानना है करीब वहाँ पे 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है उस क्षेत्र में, तो उनकी जो एकदम से जो आमदनी है वो ख़त्म हो गई और वो भूखे मरने लगे, और इसीलिए वो जो गांव की तरफ पलायन करने लगे। और ये जो कठिनाई का दौर है ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी नौकरियां अभी वापस आई नहीं हैं, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें वर्किंग कैपिटल एकदम ख़त्म हो जाता है, और जब वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो दोबारा रोज़गार मिलता नहीं है, दोबारा काम शुरू होता नहीं है। तो अगर ये असंगठित क्षेत्र को ये माना जाए कि वो बिल्कुल ही गिर गया था अप्रैल में और बहुत थोड़ा ही जो मई और जून में निकला था, तो इस समय जो हमारा जो गिरावट है वो इस तिमाही में जो डेटा आया है वो 23.9% की जगह करीब 40% की गिरावट होगी। तो 40% की गिरावट मतलब कि 40% आमदनी पिछले साल की तिमाही के उसमें कंपैरिजन में कम हो गई है। तो इतनी इनकम कम हो गई है, वो सिर्फ असंगठित क्षेत्र की नहीं हुई है, वो संगठित क्षेत्र में भी जैसे आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 18.9 मिलियन जो संगठित क्षेत्र के लोग थे उनकी भी नौकरी चली गई है, उनका भी काम कम हो गया है। फिर बहुत सारे लोग जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह कट गई, जैसे मीडिया में हुआ है कि बहुत भारी कटौती हुई है, मीडिया में भी बहुत परेशानी आई है। उसी तरह होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी जो और सर्विसेज सेक्टर है। अब हमारा सर्विसेज सेक्टर तो 55% उत्पादन करता है GDP का, तो वहाँ पे भारी कटौती और भारी गिरावट आई है, और उसी में रोजगार पे जो बहुत अंकुश भी लगा है, जैसे कि रेस्टोरेंट से लोगों को निकाला गया है, होटल से किया है, एयरलाइन से है। तो ये कुल मिला के संकट की घड़ी है। यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है, जो कि अभी रिपोर्ट आई ILO की कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो जब इम्तहान पास कर लिया है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है।
पढ़ाई भी ढंग से नहीं चल रही है। तो कुल मिला के जो पैंडेमिक है इसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था में सभी तबके को बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, गरीब तबके को असर पड़ा है, और इसीलिए जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी के आंकड़ों को आपको क्यों देखना चाहिए और इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा अपने मेहमानों के जरिए भी, और मेरी भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे शो के दौरान जहां भी कोई ऐसे शब्द आए जो आपको समझने में दिक्कत हो, वो आपको आसान भाषा में समझाया जाए। जैसे अभी प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने समझाया आपको डिटेल में कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर की जो बात हुई, ये वो सेक्टर हैं जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जिनका कहीं कोई हिसाब किताब ठीक तरीके से नहीं होता है, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और उनका जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं होता है। तो यही बात वो कह रहे थे कि उनको भी जोड़ देंगे, जो रेहड़ी पटरी वालों का धंधा चौपट हुआ है, जो छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट हुआ है, अगर उनको भी जोड़ दिया जाएगा तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये आशंका प्रोफेसर अरुण कुमार जता रहे हैं। अब अजय बग्गा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आज के इस शो का मकसद यही है कि आसान भाषा में जीडीपी को डिकोड किया जाए, जीडीपी की एबीसी। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े आए हैं -23.9%, ये अप्रैल जून तिमाही के आंकड़े आए हैं जब देश में लॉकडाउन था। तो क्या इन आंकड़ों से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, या आपको लगता है कि ये तो पीछे के आंकड़े हैं, अब हालात चूंकि हम अनलॉक के दौर से गुजर रहे हैं तो अब उन आंकड़ों को पकड़कर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए और अब हालात बेहतर होंगे? तो आम आदमी को क्या उन आंकड़ों को देखकर चिंतित होना चाहिए, या अब जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है इसमें कुछ उम्मीद करनी चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, उम्मीद तो है बिल्कुल। अप्रैल में इकोनॉमी का बॉटम हो गया, क्योंकि अप्रैल में लगभग 70-80% लॉकडाउन चल रहा था। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही अलाउड थे, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लोग थे उन्हीं को अलाउ किया गया काम करना। तो और मई के बीच से थोड़ा सा रिलैक्सेशन शुरू हुआ, जो जून में कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो अप्रैल में इकोनॉमी का बॉटम हो गया है और यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी आएगी। तो आम नागरिक को यही देखना है। और जो आप आसपास देख रहे हैं कि ऑफिस नहीं जा पा रहे, लोग घर से काम कर रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई बिजनेस ठप हो गए। स्पेशली जो छोटे बिजनेस हैं, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। इसमें अब सिचुएशन कितनी गंभीर है ये जरूर है। देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन जो भारत का 65 से 66% भारत का जो टोटल कंजम्पशन है वो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, वो 26% गिरा, साल दर साल 26% कम हो गया। तो लोगों ने जो डिस्क्रिशनरी आइटम होते हैं वो खरीदने बंद किए। सिर्फ जो एसेंशियल आइटम है, खाद्य पदार्थ, जो बहुत जरूरी सेवाएं, वही ली। आप देखिए बच्चों का इम्यूनाइजेशन इस तिमाही में मृत्युंजय 44% गिर गया, क्योंकि लोग डर रहे थे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं और हॉस्पिटल जाने से सबको डर लग रहा था, तो बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया। तो इस तरह से इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है। अब किसी के पास ये प्लेबुक नहीं थी कि सही रिएक्शन क्या है। अब हम कह सकते हैं कि शायद हमने बहुत ज्यादा कर दिया, जो लॉकडाउन था इतना जरूरी नहीं था, बट वो अब पीछे देख के ही कह सकते हैं। ओवर टू यू मृत्युंजय। हाँ जी, ये देखिए बग्गा जी ने बहुत बारीक बात बताई है आपको, और ये देखिए हम अपने आसपास की चीजों को देखकर भी जीडीपी को समझ सकते हैं। अब देखिए बहुत छोटी बात है इम्यूनाइजेशन, जो अभी बग्गा जी ने कही कि जो आप बच्चों को वैक्सीन दिलाते हैं, लोग डर से नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो अब ये काम तो वहां आपका रुक गया। अगर मान लीजिए ये काम चलता रहता तो डॉक्टर के यहाँ जो नर्स हैं, जो बाकी स्टाफ है, उनका काम चलता। तो आप अगर नहीं जा रहे हैं वैक्सीन के लिए तो वो काम वहां पे कम हो रहा है। तो जो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है जीडीपी में, जिसका कि योगदान 54% है, 50% से ज्यादा है, ये उसी सर्विस सेक्टर का पार्ट है कि आपको सर्विस नहीं मिल रही है, काम नहीं हो पा रहा है, लिहाजा वहां पर धंधा मंदा हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। अब मैं मैडम आपके पास आना चाहता हूं, विदिशा जी,
अब हम नौकरी की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जीडीपी के आंकड़े कम हो रहे हैं, उसका नौकरी से क्या लेना देना। तो आप जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि जीडीपी के इन आंकड़ों का जॉब कनेक्शन क्या है। नौकरियां तो गई हैं बड़े पैमाने पर कोरोना काल में, तो क्या जॉब कनेक्शन है और आगे क्या खतरा है नौकरियां जाने का? कनेक्शन तो जरूर है दोनों का, क्योंकि जीडीपी क्या है, ये पूरे देश में क्या कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसी का एक नाप है। और जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, कंपनीज काम करेंगे तो वही तो जॉब्स देंगे, नौकरी तो कंपनीज ही देंगे। तो इसीलिए जैसे जितना जीडीपी आगे बढ़ेगा तो नौकरियां भी वैसे ही आएगा। तो एक टाइम में बात होता था कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, मतलब जीडीपी आगे बढ़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अभी क्या है, अगर जीडीपी नहीं है तो नौकरी जरूर नहीं होगा। जीडीपी बढ़ेगा तभी नौकरी बढ़ने का उम्मीद कर सकते हैं। तभी ना नहीं भी हो सकता है, लेकिन जीडीपी ये तो एसेंशियल है नौकरी बढ़ने के लिए। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जीडीपी बढ़ेगा तभी नौकरियां बढ़ेंगी, और ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जीडीपी का मतलब होता क्या है। जीडीपी जो बात अभी मैडम ने कहा कि एक साल में जो देश में सामानों का उत्पादन होता है और जो सेवाएं होती हैं, जो सर्विस की हम बात करते हैं, इसका जो कुल वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है और जो सर्विस दिया जाता है, इसको जोड़ के जो इसका वैल्यू होता है उसको जीडीपी कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर सामानों का उत्पादन ही नहीं होगा, अगर सर्विस ही नहीं होगा, सर्विस का मतलब मान लीजिए होटल बंद है, रेस्तरां बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बहुत हद तक बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं बड़े पैमाने पर, डॉक्टर के यहाँ कामकाज कम हुआ है, तो ये जो सारे इन जगहों पे जो सर्विसेज होते हैं उसमें काफी कमी आई है। तो लिहाजा जब ये कम होंगे, उत्पादन कम होंगे, तो उसका सीधा असर नौकरियों पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि उत्पादन नहीं होंगे तो वहां उत्पादन करने वाले लोग भी नहीं होंगे। अब हम ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक चौंकाने वाला और झटका देने वाला आंकड़ा आया, इससे क्या जल्द राहत मिलेगी? जितनी तेज गिरावट आई है एक झटके में जीडीपी के आंकड़ों में, क्या आगे हम इसमें तेज उछाल भी देखेंगे या जीडीपी बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी? और हम आपको जीडीपी की एबीसी बता रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीडीपी गिरने का मतलब आखिर होता क्या है और हमारी आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। अब प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ने गोता लगाया है, क्या उसी रफ्तार से छलांग लगने की भी उम्मीद आगे है या छलांग की रफ्तार बहुत धीमी होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, इसको मैं सवाल का जवाब देने के पहले एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ। जो आपने सवाल पूछा था कि जीडीपी और रोजगार के बीच में क्या संबंध है, तो होता यह है कि टेक्नोलॉजी के बढ़त के साथ रोजगार उतना पैदा नहीं होता जितना होना चाहिए, और इसीलिए जो ये पैंडेमिक के पहले ही हमारा जो बेरोजगारी की दर थी वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी, रिकॉर्ड हाई थी 45 साल की। और अभी भी क्या हो रहा है, जैसे आप बैंक जाएं तो आप जो सारा काम मशीन से करते हैं, हालांकि उससे हमें सहूलियत होती है, हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, पासबुक भरवा लेते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन रोजगार पैदा नहीं होता। तो इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा गया है कि इस समय जो सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है और इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी है। और अमेरिका में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नौकरियां वापस लाओ, और वो कह रहे हैं अपनी कंपनियों की कि वापस आप जो अमेरिका में वापस अपना करिए, और हमारे H1B वीजा वगैरह पे भी उसका असर पड़ रहा है, उससे हमारे रोजगार पे होगा। दूसरी बात जो कहने की है कि इस समय जो पैंडेमिक आया उसमें हुआ ये कि एम्प्लॉयमेंट तो रहा लेकिन काम रुक गया। अब जैसे कि सरकारी जो मुलाजिम हैं वो दफ्तर जो सिर्फ 3 दिन जा रहे हैं पर तनख्वाह तो उनको पूरी मिल रही है, वो कह रहे हैं हमारा रोजगार है। ओला ड्राइवर है, वो कह रहा है कि मेरा रोजगार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। उसी तरह बहुत सारे और सेक्टर्स है, वहाँ पे जो मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, लोगों को निकाला नहीं काम से, लेकिन जो पैसा नहीं मिल रहा उनको, तो काम नहीं हो रहा। तो रोजगार में और में फर्क जो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो नहीं दिख रहा है, पर इसलिए कमाई के आंकड़े बता रहे हैं कि 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी गई, लेकिन मेरा मानना है करीब 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, यानी नौकरी नहीं भी गई, उनका काम रुक गया या उनकी तनख्वाह कट गई। ठीक है, तो ये करेक्शन करना जरूरी है। अब बात वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो हम जब जो एक्सपेंस की बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो हमने बात की कि ये कितनी तेजी से, तो देखिए अर्थव्यवस्था एक रबर की बॉल नहीं है,
रबर की बॉल को आप जमीन पे फेंचेंगे तो तुरंत वापस आ जाएगी। हाँ। यहाँ पे आदमी इन्वॉल्व है, समाज इन्वॉल्व है। जब बेरोजगारी हो ठीक। गई, जब प्रोडक्शन कट गया, तो उससे होता हाँ। क्या है कि जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर जाता है और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खराब हो जाती है। तो आपने है। देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया है इस समय अर्थव्यवस्था में, जिससे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाती है। और जब कंज्यूमर का हाँ। कॉन्फिडेंस गिरता है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि डिस्क्रिशनरी आइटम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा गिर गया है, तो डिस्क्रिशनरी आइटम का कंजम्पशन तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे सर्टेनिटी नहीं आएगी। और इस समय पैंडेमिक बहुत फैल रहा है और सेकंड राउंड होने में अक्टूबर में और ज्यादा फैल सकता है। और वैक्सीन भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वैक्सीन आ भी जाता है नवंबर, तो उसको लगाने में 2 साल लगेगा, तो 2 साल परेशानी जारी रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना है ये बहुत शैलो शेप रिकवरी होगी, न कि वी शेप रिकवरी होगी। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल जो वी शेप और जो बाकी शेप की बात हो रही है, इसको आप इस तरह से समझिए, जो प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से जीडीपी नीचे आया है उस रफ्तार से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें लंबा वक्त लगेगा। इसको आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि चमत्कार नहीं होगा कोई, बहुत धीरे धीरे आगे हालात ठीक होंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना को लेकर चिंता बनी हुई है। अब बग्गा जी, मैं आपसे सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप चूंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के भी एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, तो अब ऐसे में एक आम आदमी को, एक नौकरी पेशा लोगों को और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या सीख है? क्या वो अपना खर्च कम कर दें? उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए जब इस तरह की बात हो रही है, जीडीपी के नंबर इतने कम हो रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही है, तो हमारे लिए और जो बाकी हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या सीख है? क्या हम अपना खर्च कम कर दें, अपना बजट कम कर दें? हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए सर जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए? देखिए मृत्युंजय, नॉर्मली हम कहते हैं कि 6 महीने का आप इमरजेंसी एक अपना फंड रखिए 6 महीने के खर्चे का। मैं कहूंगा कि जो हालात चल रहे हैं, आप अभी कैश में बने रहिए और 2 साल का खर्चा आप जेब में रखिए। 2 साल का खर्चा आपके पास बड़े किसी बैंक में, अच्छे बैंक में होना चाहिए, या म्यूचुअल फंड, डेट फंड जैसी लिक्विड एसेट में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर तक रहने वाली है समस्या। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, बॉटम हुआ है अप्रैल में। अप्रैल में 60-70% इकोनॉमी गिरी होगी, जो ये 23% पूरे तिमाही की इकोनॉमी गिरी है। तो अप्रैल में बॉटम हुआ है, बट इस गड्ढे में से निकलने में मृत्युंजय 1.5-2 साल लगेंगे और नया नॉर्मल आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आईटी कंपनीज कह रही हैं कि अब हम 100% लोगों को बड़े बड़े दफ्तरों में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में नहीं रखेंगे, वर्क फ्रॉम होम, घर से हम लोगों से काम करवाएंगे। कंपनियों ने क्या किया, देखिए रेवेन्यू गिरे, लोगों के टर्नओवर कंपनीज के गिरे, बट प्रॉफिट बने रहे। क्यों? उन्होंने कॉस्ट कम की। तो कंपनीज भी अब रियलाइज कर रही है इतने मुलाजिम नहीं चाहिए जितने हमने रखे हुए थे, काम दूसरी तरह। तो ये, इसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल। एक नया नॉर्मल आ गया, उतनी नौकरियां नहीं होंगी, न्यू नॉर्मल, राइट। तो और उतनी आपकी आमदन नहीं होगी। तो ये टाइम है बचत करने का, और यही दिख रहा है। एक आंकड़ा आप लीजिए, जो अनफिनिश्ड रियल एस्टेट है मृत्युंजय, 2,80,000 करोड़ का अनफिनिश्ड रियल एस्टेट है, जिसके सामने सरकार ने एक पैकेज दिया 25,000 करोड़ का। तो 10% का भी पैकेज नहीं है, जो कि प्रॉब्लम है सामने। और उसके अगेंस्ट 4 लाख करोड़ का लोन खड़ा हुआ है, डेवलपर लोन, जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस तरह की चीजें होने वाली हैं। ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में। मार्केट्स को आप मत देखिए, मार्केट्स आगे भाग गए क्योंकि लिक्विडिटी थी, बट इकोनॉमी में जो बदहाली है उसको 2 साल लगेंगे निपटने में। जी मृत्युंजय, 2 साल लगेंगे। ये बहुत बारीक बात बग्गा जी ने बताई कि आपको जीडीपी के नंबर से ये भी सीखना है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो इसका इंतजाम आपको करके रखना है। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इकोनॉमिक की जो स्थिति है वो क्या चल रही है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के इकोनॉमिक हालात खराब हुए हैं कोरोना की वजह से। अब मैडम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, विदिशा गांगुली जी। हमने नौकरियों की बात की, और चूंकि आपकी एक इंडस्ट्री बॉडी है, आप लोगों का अपना आकलन क्या है जॉब को लेकर के? अगर हम जीडीपी के ताजा आंकड़ों की ही बात करें तो कंस्ट्रक्शन में
करीब करीब 52% की गिरावट आई है, मैन्युफैक्चरिंग में 39% की गिरावट आई है। तो आप लोगों का कोई इंटरनल सर्वे है, रिसर्च है कि आगे किस सेक्टर में नौकरी की चुनौती ज्यादा रहेगी? नौकरियों को लेकर के आप लोगों का क्या आगे का अनुमान है? देखिए, सेक्टर्स के बारे में बता सकती हूँ कि एक तो काफी सेक्टर में गिरावट बहुत आया है, जैसे आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है और आगे बढ़ेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे कि आप देखिए डिजिटल एक्टिविटीज काफी बढ़ेगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ई कॉमर्स, ये जैसे हमारा रिटेल स्टोर्स पे जाने की आदत कम हो गया है, लेकिन ई कॉमर्स से खरीदना अभी भी जारी है और वो आगे तो बढ़ेगा ही। तो ये एक सेक्टर है जहां जॉब्स भी मिलने वाले हैं, नौकरी भी मिलने वाले हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि जो आईटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें नौकरी मिलने वाले हैं, जहां वर्क फ्रॉम होम का पॉसिबिलिटी है। सारे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग तो चालू है, लेकिन इंश्योरेंस और काफी सारे फाइनेंशियल सेक्टर जो होते हैं वहाँ पे नौकरी मिलने का अभी भी चालू है। और ऐसा नहीं कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बंद कर रहे हैं, कमर्शियल स्पेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो जारी है और काफी सारे नौकरी अभी ऐसे ही चलेगा। यही जो न्यू नॉर्मल जो बता रहे हैं वो ऐसे ही होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग में भी अब दुनिया में ऐसा एक माहौल हुआ है कि काफी कंपनीज चाइना से निकलने की इच्छा है उनको, तो इंडिया को चाहिए ये कंपनीज को इधर लेके आना और नया फैक्ट्रीज करना। तो ये सब भी एक अपॉर्चुनिटी आएगा तो नौकरी के लिए। सो मेरे ख्याल से नया नया सेक्टर जो आएंगे, एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये एक सेक्टर जो एक्चुअली पॉजिटिव हुआ है, 3.4% ग्रोथ हुआ है और आगे भी, और वो तो सिर्फ रबी क्रॉप पे ही हुआ, आगे मॉनसून भी अच्छा हुआ है इस साल। चलिए, तो ये आगे अच्छा ही होने वाला है। जी, ठीक बात है। ये आपने अच्छे से बताया कि नौकरियों को लेकर क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं हैं, उसको भी तलाशना चाहिए। नए नए सेक्टर आएंगे, ये आपने अच्छी बात कही। और एग्रीकल्चर का आपने जिक्र किया, अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर एक मात्र ऐसा सेक्टर है जिसने माइनस का दाग लगने नहीं दिया, तो ये एक राहत की बात है एग्रीकल्चर के फ्रंट पर, मोर्चे पर। बहुत शुक्रिया विदिशा जी आपका, अजय बग्गा जी आपका, प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बिल्कुल आसान भाषा में जीडीपी गिरने का मतलब समझाने के लिए और क्या असर आम आदमी की सेहत पर, आम आदमी की जिंदगी पर, नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी पर, बिजनेसमैन की जिंदगी पर पड़ने वाला है, डिटेल में समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।